पीएम मोदी को भी है अंदाजा, कांग्रेस खेलेगी जासूसी और जाति का खेला। एमपी बीजेपी में पहले से ही अलर्ट, कमलनाथ लगा चुके ओबीसी आरक्षण की रट। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। पीएम मोदी ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दलित, महिला, ओबीसी, किसान का जिक्र करके विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। उसी विपक्ष पर जो मोदी सरकार को पेगासस जासूसी मामले पर घेर रही थी। यूं तो आम जनता के लिए पीएम मोदी का बयान महज विपक्ष पर आरोप भर है। हंगामे की वजह से संसद में नए मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं होने से वो नाराज हुए, लेकिन जब उसे सियासी चश्मे से देखते हैं तो इस बयान का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। और तो और मंगलवार को सीएम शिवराज भी कांग्रेस से ऐसा ही सवाल पूछते दिखे। महिलाओं और पिछड़े वर्ग को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थान दिया तो उनका परिचय तक ना हो पाए, इस बात का प्रयास किया गया। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। प्रथम और आखिरी भी, लास्ट भी अगर कोई है तो परिवार ही है। और मुझे भी ये समझ में नहीं आता, ऐसी कांग्रेस जिसकी राजनीतिक ताकत ही शून्य हो गई हो, उसकी जासूसी करके हम क्या करेंगे। पेगासस जासूसी मुद्दा एक तरफ, जाति, महिला, किसान दूसरी तरफ। अब सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी किसान और जाति के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी क्यों कर रही है। दरअसल हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए मौजूदा शिवराज सरकार को निशाने पर लिया था। मैंने ट्वीट किया क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। जुलाई के पहले हफ्ते में ओबीसी पर यह सियासी टक्कर एमपी में दिखी जरूर, लेकिन जुलाई खत्म होते होते इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई देने लगी। अब पेगासस जासूसी मसले पर संसद में कांग्रेस का हंगामा और इस पर देश भर में बीजेपी का पलटवार। देश को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस का सोच हमेशा यही रहता है। जब से मोदी जी आए हैं तब से देखो, हमेशा उस विषय को उन्होंने रेज किया है। अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना पर सवाल उठा देते हैं। राज्य में जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उनके अधिकार छिने हैं, उनकी आर्थिक आज़ादी छीनी जा रही है, इस बात की चिंता आज हमारी इस बैठक में हुई है। फल इसके बाद ये निर्णय हुआ है कि राज्य में जिस तरीके से अत्याचार अन्याचार की घटना अकेली कांग्रेस नहीं कह रही, इस बात की पुष्टि ग्वालियर की खंडपीठ के 2 माननीय न्यायाधीश द्वारा की गई है। जानकारों की माने तो पेगासस जासूसी मसला अभी और आगे तक खिंच सकता है। रही बात मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रियों की जाति के बहाने कांग्रेस पर सवाल उठाने की, तो इसका भी सियासी गणित है। मंडल कमीशन और 2011 के जनगणना के अनुसार देश में SC, ST और ओबीसी की कुल आबादी 77.2% है और 22.8% सवर्ण है। अंदाजा लगा लीजिए कि सियासत जाति का राग क्यों अलाप रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 50.9% ओबीसी है। इसी तरह प्रदेश में अनुसूचित जाति 15.6% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाति का कार्ड खेल चुकी है। सपाक्स और जेएस जैसे संगठन बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। सवाल यही है कि 2023 के विधानसभा
और 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति का कोई खेला भी होने जा रहा है? क्या पेगासस जासूसी मुद्दा कांग्रेस भुना पाएगी? नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है जासूसी और जाति का खेला। दोनों का राजनीति से पुराना वास्ता है। जब यूपीए की सरकार थी तब उस पर भी जासूसी कराने के इल्जाम लगे। आज मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहां मसला जासूसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी जाति को लेकर भी आमने सामने है। ओबीसी, एससी, एसटी की हितैषी पार्टी बनने की होड़ दोनों के भीतर नजर आ रही है। आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जासूसी और जाति का खेला मध्य प्रदेश से जोड़कर भी देखने की कोशिश करेंगे। और जो मेहमान आज मेरे साथ सीधे इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका। बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन साहब आपका। जेपी धनोपिया साहब वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। धनोपिया साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश साहब आपकी से शुरुआत करूंगा और दरअसल समझना चाहूँगा, जिस तरह से हमारी रिपोर्ट भी ये कह रही है कि जाति और जासूसी ये दोनों ऐसे लाइव मुद्दे हैं इस वक्त, और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त चर्चा बटोर रहे हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश से क्या कुछ कनेक्शन आगामी वक्त में आप इन दोनों मुद्दों का देखते हैं, और आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा इसमें से भारी पड़ सकता है, और इसके हिसाब से दोनों दल क्या कुछ रणनीति आगे लेकर बना भी सकते हैं? जी सोहेल जी, देखिए ये मुद्दा आज का नहीं है। इस मुद्दे ने हमेशा पॉलिटिकल गेन दिया है जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रेज किया है। 1979 में जब मंडल कमीशन बना, इसके बाद उसकी रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 27% आरक्षण 90 में लागू हुआ। आपने देखा होगा कि उस समय जिन लोगों ने मंडल कमीशन की राजनीति की, बीपीसी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, ये किस हाइट पर पहुंचे और एक ओबीसी की सेंट्रल में एक अलग राजनीतिक छवि बनी। आपकी रिपोर्ट में बताया, ये मुझे भी पता है कि 77 से ज़्यादा % देश में रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। मध्य प्रदेश में 50 के ऊपर हैं। तो उस कम्युनिटी को पकड़ना कौन नहीं चाहता, क्योंकि ये इसको वोट में भुनाना, जो पार्टी भुना लेगी वही सत्ता में आती रहती है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही ये आग बिल्कुल वहां तक पहुंची है। मोदी जी ने अपने संसद के उद्बोधन में जो इंट्रोडक्शन के बारे में कहा है मंत्रियों के, वो वाकई कहीं ना कहीं ये प्रयास था कि हम पिछड़े वर्ग, एससी, महिला, ओबीसी, एसटी, इन वर्गों का बखान करें कि हमने अपने मंत्रिमंडल में इतने लोग लिए। अच्छा, इससे पूरे देश में एक मैसेज जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में आपने देखा होगा कि कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है, उसके बाद से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जून 14 या 13 को कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमारे यहाँ इतने % यानी 50% से ऊपर ओबीसी हैं और 32 जिलों में ज्यादा ओबीसी हैं। इंदौर, भोपाल, इनमें तो 60-61% से ऊपर है। यानी इस आधार पर, क्योंकि इंदिरा स्वामी केस में ये कहा गया था कि 50 से 49% से ज्यादा नहीं, 50% ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन हाल ही में 5 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन में जो ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में उसमें ये कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में, तो आर्थिक, सामाजिक इन परिस्थितियों को लेकर अगर कोई बात जाती है तो उसमें यह भी कहा था कि हम पॉपुलेशन के आधार पर यह निश्चित नहीं कर सकते कि इस वर्ग को दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा स्टेप लिया कि उसमें उन्होंने बताया, कोर्ट में पेश किया, जो आपने आंकड़े दिए उस सेंसस को देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने कोर्ट में पेश किया कि 50 से ऊपर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में ओबीसी की है, अतः दिया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला, क्योंकि वो ओबीसी का एक बड़ा फेस माने जाते हैं प्रदेश में, और वो चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग हमसे खिसक ना जाए। क्योंकि 2018 में उनने माई के लाल शब्द बोल के आपने देखा होगा कि सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जिस रीजन चंबल संभाग उन्होंने कहा था, वहां पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, आपने देखा हुआ। तो ये फूक के कदम रख रहे हैं ओबीसी के मामले। डॉक्टर सत्यप्रकाश, मैं इस बात पर पहुंचूं निष्कर्ष पर कि फिलहाल जासूसी के ऊपर जाति का मुद्दा भारी है।
बिल्कुल, जासूसी क्या है? देखिए, ये भी एक चीज बताएं, इजरायली जो कंपनी है वो साफ कह चुकी कि हम गवर्नमेंट को देते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? टेररिज्म, और जो आपको बता बूटलेगर्स हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का उपयोग किया जाता है। लेकिन सरकार के अगेंस्ट अपोजिशन जो मुद्दा उठा रही है, तो सरकार को घेरने का प्रयास है। क्योंकि देखिए, आपको बताऊं, अभी तक कोविड सेकेंड वेव के कारण सरकार बैकफुट पर है मैनेजमेंट को लेकर। तो प्रयास अब विपक्ष का ये है कि हम एक ऐसा मुद्दा और लाएं जिससे टोटली जाति मेरे फेवर में हो जाए, सरकार की नीति फेवर में हो जाए, क्योंकि जर्नलिस्ट, समाज सेवी, ऑफिसर सभी मेरे फेवर में आ जाए, जिससे कि आगामी चुनाव 2024 या मध्य प्रदेश के 2023 में बीजेपी को घेरा जा सके। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास दोबारा। मध्य प्रदेश में अगर राजनीति के इतिहास पर हम बहुत गहराई से नज़र डालें तो यहाँ पर जो जातिगत समीकरण हैं वो राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन 2018 का जिक्र डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी कर रहे हैं। माइका लाल जो शब्द राजनीति के भीतर निकल कर आया और उसके बाद सपाक्स और जेएस जैसी पार्टियां खड़ी हुईं और कांग्रेस ने यकीनन इससे फ़ायदा भी उठाया, और बहुत कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि 2018 के जो परिणाम थे वो इसी राजनीति के प्रभाव से निकलकर मध्य प्रदेश में आए। 15 साल की सत्ता बीजेपी की चली भी गई थी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को अब मध्य प्रदेश की उच्च राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जहां अब जब वो अपना कैबिनेट को रीशफल करते हैं, अब बड़ी तादाद में वो एससी, एसटी, महिला और ओबीसी को उसमें हिस्सा देते हैं, और इसके बाद जब इंट्रोडक्शन की बारी आती है तो वो ख़ास तौर से नाम लेकर कांग्रेस को इस तरह निशाने पर लेते हैं कि किसान के बेटे का इंट्रोडक्शन कांग्रेस को पसंद नहीं है, महिलाएं अगर हमारी कैबिनेट में हैं तो शायद कांग्रेस को ये पसंद नहीं है, ओबीसी के लीडर अगर हमारी कैबिनेट में हैं तो शायद कांग्रेस उनका इंट्रोडक्शन पसंद नहीं करती हैं। पीएम मोदी का ये बयान कल सामने आता है और उसके बाद आज मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेता उस बयान को आगे बढ़ाते हैं, किसी के फेसबुक वॉल पर वो शेयर होता है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज उसी लाइन पर एक बयान आगे देते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू करते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, सवाल आपसे है, जातिगत कार्ड जो है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? 2018 में इसका असर हमने देखा है, और उसके बाद कमलनाथ का हमने वो स्टेप भी देखा है जब वो 14 से बढ़ाकर 27% मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण कर देते हैं। हालांकि हाईकोर्ट तक मामला जाता है और फिर उस पर रोक लग जाती है। देखिए, केवल जुबान पर नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास। यदि हम अंत्योदय की बात करते हैं तो समाज के तमाम उस तबके का जिसको सत्ता में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पाती है उसको उचित अवसर प्रदान करने ही होंगे। और हमारा ये मानना है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ के गुलदस्ते में तमाम प्रकार के जाति, संप्रदाय, बहुभाषी, विविधता भरे लोग, वो तमाम प्रकार के फूल हैं, सबकी अपनी खूबसूरती है और सबकी अपनी महत्ता है जी, और सबको समान अवसर मिलना भी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, बल्कि मंत्रिमंडल में भी और अन्य अवसरों पर भी, चाहे पार्टी में जिम्मेदारी देने की बात हो, हर स्थान पर हम समाज के सभी तबकों को, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, और विशेषकर पिछड़ा वर्ग तो बहुतायत में है, तो बहुतायत में उनको अवसर भी मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है, छात्र वर्ण के साथ एक न्यायपूर्ण कार्रवाई करती है। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। जेपी धनोपिया साहब, जिस वक्त ओबीसी का कार्ड और 14 से 27% करने की बात कमलनाथ ने कही, और अभी वो दोबारा भी एक बयान हमारी रिपोर्ट में दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं ही इस मुद्दे को लाया था और मैं दोबारा ट्वीट कर रहा हूँ उस मुद्दे को लेकर। मैं अभी भी इस बात के पक्ष में हूँ कि 27% ये दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी अपने बयान में एक बात कही थी कि सरकार ने हाई कोर्ट में दावा मजबूती के साथ नहीं रखा, नहीं तो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा सकता था। कांग्रेस लगातार उस स्टैंड पर है जब वो तमाम ओबीसी का जो कार्ड है उस पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हैं, लेकिन कल के बयान के बाद आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस, माफ कीजिए, बीजेपी नेताओं के जो बयान हैं, धनोपिया साहब को क्या लगता है, क्या कांग्रेस के हाथ से ये कार्ड छीनने की, हड़पने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए खान साहब, कांग्रेस पार्टी
राजनीतिक दृष्टि से, लाभ लेने की दृष्टि से पिछड़े वर्ग के साथ नहीं है। पिछड़े वर्ग के कल्याण की काम की बात करने वाली अगर बात देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब महाजन कमीशन की अनुशंसा पर यहाँ पर आरक्षण की स्थिति बनी थी। 14% आरक्षण हुआ था, जिसको भाजपा के मित्रों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, नकार दिया। हालात ये बने कि बाद में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ही इसको 27% करने का प्रयास किया गया। उस समय भी इन लोगों ने न्यायालय में उसको बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी, न्यायालय में उसका नहीं किया, परिणाम जहाँ के तहाँ 14% हो गया। आदरणीय कमलनाथ जी 2019 में जब उन्होंने इसको विधेयक को पास करवाया तब उनकी मंशा साफ थी कि गरीब वर्ग के लोगों को 10%, जो सवर्ण वर्ग से हैं, किसी वर्ग से निर्धन वर्ग से, और 27% आरक्षण मिलना चाहिए जी। उसके पीछे भावना ये थी कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है, मोर देन 51%, और 85% जातियां ओबीसी में आती हैं और 51% से ज्यादा वो है इस आरक्षण को वो है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि साहब लड़ा नहीं, स्टे करवा दिया, तो हाँ एक गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूँ कि जब पार्टी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम नहीं किया और हमने उन वकीलों को कंटिन्यू रहने दिया जो वहां पर थे, हमारी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन वकील इतने शानदार तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे कि उन्होंने उस समय जब तर्क हो रहे थे, आर्गूमेंट हो रहे थे माननीय उच्च न्यायालय में, उन्होंने खड़े होकर स्वीकार कर लिया, स्टे हो गया। स्टे होने के बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद किस मुंह से बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। रिकॉर्ड पर है, 4 बार इन लोगों ने तारीख बढ़वाई है, 4 बार जवाब देने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए। किस तरह की बातें करते हैं, हमने वो किया है। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान यानी कि मंत्रिमंडल के लोग घड़ियाल भी वहां से बात वो कहते हैं हमेशा कि हम 27% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हुए हैं ओबीसी के, आदरणीय शिवराज जी हैं, बाबूलाल गौर हैं, उमा भारती है। मुझे बताएं उन्होंने 15 साल में ओबीसी के लिए क्या किया है। कि ओबीसी की बात कर रहे हैं, संविधान दर्जा दिया, संविधान दर्जा पहले था। मैं आज भी विधिवत रूप से मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूँ। शिवराज जी की मेहरबानी से हम लोगों का कार्य छीन दिया गया, गाड़ियां नहीं दी गई है, लॉक कर दिया गया। फिर तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के सामने बैठे हुए हैं और हम स्टेटस को बैठे हुए हैं। ये क्या बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश में कोई भी आयोग कार्य नहीं कर रहा है, एक भी आयोग कार्य नहीं कर रहा है। और पिछले वर्ग के आयोग के लिए उन्होंने जिस तरह बातें कर रहे हैं ना, घड़ियाल आने वाले दौरा के लोग हैं, चाहे शिवराज जी हो चाहे दूसरे लोग हों, इससे साफ है कि राजनीति करने के लिए सिर्फ किस तरह बातें करते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हाथी के दांत है, दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, लेकिन ओबीसी के लिए हित में कोई काम नहीं करेंगे। तो अब सुर्खियां जो हैं वो दरअसल पूरी सोशल इंजीनियरिंग है राजनीति की। अब वो सोशल इंजीनियरिंग अब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर जो बयान दिया, फिर वो बयान अब मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर देना होता तो पहले ही दे देते। जी, मंत्रियों का परिचय सबसे आखिरी देने की बात कहाँ होती है। जैसे ही सदन शुरू होता है आप पहले मंत्रियों को परिचय देते, मैंने ये मंत्री दिया, ये किया। लेकिन उनकी अपनी खुद की स्थिति है, वो चाहते थे कि राजनीति करना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फितरत में है। उन्होंने आखिरी में रखा विषय को और उससे हंगामा हो गया, लोग कार्रवाई स्थगित हो गई। ठीक, उन्होंने आखिर में ये मुद्दा रखा, कागज की नाव दौड़ा करके ओबीसी के लोगों का वोट हड़पने की जो साजिश रची थी उसमें वे कामयाब नहीं हुए, बल्कि बेनकाब हो गए। उसकी बौखलाहट है। भाजपा के लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया। देरीवर्धन जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, 4 बार माननीय उच्च न्यायालय में तारीख दी है आपके सरकार ने। अरे आधा अधूरा होमवर्क करोगे, कागज की नाव दौड़ाओगे तो कैसे कामयाब होगे आप कानूनी व्यवस्थाओं का मखौल उड़ाते हुए संवैधानिक संकट उत्पन्न करने की बातें करते हैं जो कानून में प्रावधान नहीं है, उससे अलग हट करके जाकर के एक शिगुफा छोड़ देते हैं, उससे आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो जाए। क्या केवल यही चाहते थे आप? उसमें आप सफल नहीं हुए। आप ईमानदारी से रास्ता निकालिए। किसी भी वर्ग का अगर आप भला चाहते तो पूरा ओबीसी तक का ये जान गया कि आपने केवल वोटों के लालच में एक खेला खेला था। क्या किया? ओबीसी अड़ंगा लगाने का काम आपने किया। भारती जी के टाइम पर उन्होंने अड़ंगा लगाया, आदरणीय शिवराज जी ने भी अड़ंगा लगाया। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि अदालत में मामला विचाराधीन है, अदालत में अड़ंगा लगाया क्योंकि आपकी सोच में पाप था। ठीक, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, हम लगातार देख रहे हैं कि मीडिया में अब ये खबरें ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं जो सोशल इंजीनियरिंग है, ख़ासकर पॉलिटिक्स के भीतर। जासूसी कांड न सिर्फ हमारे देश में गूंजा बल्कि तो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है। इसमें कई देश और कई देशों के सैकड़ों लोग निशाना बने हैं और सब तरफ से आवाज़ें भी आ रही हैं। और अब तो हमारे पड़ोसी देश के
प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ये आरोप लगा दिया कि उनकी भी जासूसी कराई जा रही थी और वो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है, मैं उसकी टाइमिंग पर आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा डॉक्टर सत्यप्रकाश। जिस वक्त जासूसी कांड की गूंज मध्य प्रदेश, देश, दुनिया में गूंज रही थी, उस वक्त एक ऐसा बयान संसद के भीतर से आता है और जो डिबेट का इशू है वो जासूसी से चेंज होकर पूरा सोशल इंजीनियरिंग पर चला जाता है। टाइमिंग उस बयान की। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा जी कि इंट्रोडक्शन आज की डेट में पार्लियामेंट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि किस वर्ग का कौन सा व्यक्ति। ऑल ओवर इंडिया की मीडिया में, पीआईबी की रिपोर्ट्स में, प्रेस इंफॉर्मेशन मीडिया का जो प्रेस नोट जाता है उसमें सब में पूरे स्प्रेड हो चुका था कि कौन किस वर्ग का है। तो आवश्यकता एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। उस समय एक तो पुराना एक मुद्दा था। वो कौन मुद्दा है? मैंने कहा कि कोविड की सेकेंड वेव के मैनेजमेंट में पार्टी बैकफुट पर है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बैकफुट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जासूसी मुद्दा भी सामने उसी बीच में आ गया। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि हम अपने, इनको बहुत सारे बिल लाने हैं, आपको पता नहीं बहुत सारी चीजें लाना है, तो वो इन चीजों से ध्यान भटकाकर हाउस को अपने मुद्दे पर लाना चाहते हैं। मेन चीज ये है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये चीज वहां बोली है। लेकिन मैं एक चीज और यहां जोड़ूंगा सोहेल जी कि 2019 में मध्य प्रदेश में ये बिल लाया गया, पास हो गया, ठीक है। मार्च में ही ये कोर्ट में चला गया। मार्च 19 से मार्च 20 तक कमलनाथ जी की गवर्नमेंट रही, ठीक है। उसके बाद से आज दिनांक तक 1.25 साल लगभग होने वाला है, शिवराज जी की गवर्नमेंट है। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों ही गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि वो कोर्ट में एप्रोप्रिएट चीजें नहीं रख पाए, जिसके कारण ये सबको झेलना पड़ना है। लेकिन प्रयास सबका है। मैं एक चीज फिर कहूंगा, मैं धनोपिया जी की एक बात से बहुत सहमत हूं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के सीएम 3 रहे हैं, गौर साहब रहे, उमा जी रही और आज शिवराज जी हैं। ये लोग भी तो इस बिल्कुल ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? कमलनाथ जी लाए, उन्होंने एक बड़ा, कमलनाथ जी ने एक और अच्छा काम किया, सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस को भी लाए। ये उन्होंने भेदभाती नहीं की। मैं अच्छी बात हमेशा कहता हूं, किसी ने भी की हो, उन्होंने जैसा सेंटर ने डिसाइड किया उन्होंने तुरंत लागू किया। उन्होंने दोनों वर्गों को साधने का प्रयास किया। लेकिन उनने जो 1 साल में उसके आगे जो सरकार को खड़ा होना चाहिए था, वो मजबूती के साथ सरकार वहां वो भी खड़ी हुई, इधर शिवराज सिंह जी भी खड़े नहीं हुए। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह, बीजेपी का बड़ा वर्ग जो कौन सा है, जो वोट बैंक माना जाता है, वो सवर्ण माना जाता है। तो बीजेपी कहीं भी ये नहीं चाहती है कि हमसे एक बड़ा वर्ग खिसक जाए या छोटा वर्ग है। लेकिन कोई भी ओबीसी के वोट को जाने नहीं देना चाहता है। हर कोई उसको अटैक करना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अदर पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक, डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जो आंकड़े रखे, धनोपिया साहब, उन आंकड़ों में कोई सुधार क्या? आंकड़े में तो मैं तो डॉक्टर साहब को ये बताना चाहता था कि नवंबर 2019 में हाई कोर्ट में स्टे हुआ था, ये मार्च में नहीं हुआ था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। बाद में सरकार चलाचली की बेला हो गई थी, खरीदारी हो गई थी, सौदे चल रहे थे, एडवांस देना शुरू कर दिया था, जयचंद को पहचानना शुरू कर दिया था। और आते आते इन लोगों ने कोरोना बोल के और खरीद करके ये सरकार को नोटों से खरीद दिया था, सरकार गिरा दी थी। ठीक, ये एक अलग विषय हो सकता है जेपी धनोपिया साहब, फिर किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बात यही है कि दरअसल कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल मैंने ये ओबीसी को छोड़कर सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब नहीं देख सकता। दोनों दलों की ये कोशिश है कि तमाम दलों को और तमाम जातियों को और तमाम कार्ड्स को साधकर ही सत्ता तक पहुंचा जाए। लेकिन जिस तरह के गंभीर प्रयास होना चाहिए थे बकौल सत्यप्रकाश शर्मा के, कि वो गंभीर प्रयास दोनों तरफ से दिखे नहीं। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।